everyone, welcome to PWUGC Net and welcome to our session. So examination को बचे last 60 to 70 days and अगर आप अभी भी clueless हो, आपको समझ नहीं आ रहा है preparation कैसे align करें, आपने लेट शुरू किया है, बहुत सारा syllabus बचा है, प्लस ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे facts इतने कम टाइम में कैसे लर्न होंगे, रिविजन कैसे होगा, कैसे वो JRF तक का एज मिलेगा, मेरा स्कोर कैसे बढ़ेगा. अगर ये सारी क्वेरीज अभी भी आपके दिमाग में है इन द मोस्ट एंड द फाइनल फेज ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये सेशन आपके लिए. हियर आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूं. अगर आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से नहीं कर रहे हो या अगर आपने ये चीजों को अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इसको करो ताकि ये जो लास्ट डेज है आपके लिए काफी स्मूथ और प्रोडक्टिव बने. तो चलो देखते हैं ये लास्ट डेज में ना कहां पे ध्यान रखना है और अपनी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. देखो, सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप अपने सामने ये लिखो कि आपके पास समय कितना बचा है फॉर द एग्जामिनेशन. तो अभी चल रहा है अप्रैल, देन वी हैव मई एंड फिर आ जाता है अपने पास जून. ठीक है, अप्रैल मई जून. अब देखो अप्रैल में कितना टाइम होगा, अप्रोक्सीमेटली अपने पास 15 दिन बचे हैं, मई में अप्रोक्सीमेटली 30 दिन बचे हैं. ठीक है, और जून में अपने पास कितना टाइम बचा है, इसको हम लोग पीक, टेक्निकली दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना. ठीक है, और जून में मान लो, कीपिंग इन माइंड कि एग्जामिनेशन से 20 जून से शुरू है, लास्ट वीक ऑफ जून से शुरू है, तो मान लो जून के 15-20 दिन और. कायदे से ही 15-20 दिन आपको ऐड नहीं करने, क्योंकि जब हम जून में एंटर कर जाते हैं तो दैट फेज शुड बी ओनली ऑफ रिविजन एंड ओनली ऑफ मॉक क्वेश्चन सॉल्विंग. कुछ नया नहीं पढ़ना है. बट मान लो अगर प्रिपरेशन बहुत ही लेट शुरू किए हो तो जून के भी कुछ दिन आपको चाहिए. अब ऑल ओवर अगर इसको हम काउंट कर ले तो देखो हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है. अगर जून को हटाए सीधे सीधे तो अपने पास 45 डेज बचा हुआ है. ठीक है, वेरी फ्रैंकली यही 45 डेज आपका टारगेट है. यही 45 डेज में आपको पूरा का पूरा जो प्रेपरेशन है वो आपको अलाइन करना है. अब मान लो अगर मैंने जून के 15 दिन भी ऐड कर दिए, ठीक है, तो मेरे पास 60 डेज बचते हैं. और मान लो एंड तक पढ़े तो 70 डेज. तो एक तरीके से आपके पास ना 60 डेज जो है वो एग्जामिनेशन के लिए बचते हैं. अब इस 60 डेज में हिस्ट्री जिसमें इतना ज्यादा सिलेबस है उसको कैसे खत्म किया जाए. तो पहले तो अपने सामने ये याद रखो कि भाई मेरे पास टाइम कम है. तो वो लोग जो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, अगर आपने पास्ट फेलियर्स का भी बैगेज लेके रखा हुआ है, तो आपको पहले तो ये सब साइड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है ओवर थिंकिंग करने का, टाइम नहीं है रिजल्ट के बारे में सोचने का, टाइम नहीं है ये सोचने का कि पहले नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा. देयर इज नो टाइम. वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि अगर पढ़ाई शुरू किया है लेट या पहले से भी पढ़ रहे हो, ये 60 डेज आपके मेक एंड ब्रेक हैं. ठीक है, यही 60 डेज है जो तुम्हें JRF तक लेके आएंगे. तो सबसे पहले नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, पास बैगेजेस को साइड रखना है. ठीक है, दिस 60 डेज आपको अपना 1000% देना है. यू हैव टू बी ऑन योर टोज. ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है. देखो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 6 मंथ्स की तैयारी आप 60 डेज और 70 डेज में करोगे तो प्रेशर बिल्ड होगा. ऑब्वियसली अगर हम 60 डेज की तैयारी जो है ये लास्ट मोमेंट करेंगे, प्रेशर बिल्ड होगा. ऑब्वियसली फैक्ट्स में टाइम लगता है, अगर हम उसको एकदम से करने की कोशिश करेंगे विद लेस अमाउंट ऑफ टाइम, प्रेशर बिल्ड होगा. बट यहाँ पे अब आप कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है, इट इज फाइन, इट इज ओके, इट इज गॉन. अब अगर मैंने कोई टाइम वेस्ट किया है तो अब आप उसको भूल जाओ ना. ये सोच के कि काश मैंने जनवरी से पढ़ा होता, काश मैंने दिसंबर से तैयारी की होती, अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो चला गया. अब मेरे पास जितना है, मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो पहले तो ये सारा क्लटर अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि ये सारा कुछ अगर चल रहा है पढ़ने के अलावा तो फिर यहाँ पे बहुत मेजर गड़बड़ कर रहे हो आप एंड फिर से हमारा रिजल्ट नहीं आएगा. तो पहले तो यहाँ पे यू नीड टू बी स्मार्ट. जो टाइम गया गया, जो वेस्ट हुआ हुआ, कोई बात नहीं. कल से, या मतलब कहने का मतलब है इन दिस लास्ट 60-70 डेज यू हैव टू बी स्मार्ट कि अब जो हुआ हुआ, कोई रिग्रेट्स नहीं, कुछ नहीं, हो गया, अब तो करो. इन दिस 60 डेज ऑल्सो आप 1000% अपना दो, अपना रिजल्ट JRF तक लेके आओ. अब हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट फाइन, जब आपको एंजॉय करना था आपने किया. अब जब पढ़ना है तो पढ़ाई करो. ठीक है, फर्स्ट आप देखो पढ़ना कैसे है. सबसे पहले देखो, कोई पहले आप देखो क्या करो. मान लो हमारे पास 60 to 70 डेज जो है ये बचे हुए. ठीक है, आप दिखाओ. अब अपने सामने लिखो एंशिएंट इंडिया. ठीक है, अपने सामने लिखो मिडीवल इंडिया, अपने सामने लिखो मॉडर्न इंडिया. ठीक है, लिखो पोस्ट मॉडर्न. ठीक है, लिखो हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है, अब देखो, अब चेक करो
कितना कुछ आपने अभी तक कंप्लीट किया है टिल टुडे, कितना में क्या क्या कंप्लीट हुआ है। मे बी एंशिएंट का 3 चैप्टर हुआ है, मिडिवल का 4 चैप्टर हुआ है, मॉडर्न का 3-4 चैप्टर हुआ है। पहले ये देखो कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फिर आप अपने आप को आप डेडलाइन, ठीक है, और अपने आप को आप टारगेट्स देना शुरू करो, एक एक स्पेशलाइजेशन उठाओ। जैसे अभी आपको है कि ठीक है यार मेरा एंशिएंट में ना फॉर एग्जांपल प्री हिस्ट्री और आईवीसी हो रखा है, थोड़ा सा मौर्य हो रखा है, मान लो आप एंशिएंट उठाओ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको चैप्टर्स पता है, प्रॉपर तरीके से आप शुरू करो पढ़ना, अपने सामने डेडलाइंस बनाओ, ठीक है, अपने आप वीकली टारगेट्स बनाओ। देखो अब तो टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप 20-20 दिन 25-25 दिन एंशिएंट करो। अपने पास टारगेट बनाओ कि भाई से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 दिन में मेरे को ये खत्म करना है। कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें कम टाइम लगेगा, जो छोटे उसको जल्दी करके आगे बढ़ो। कुछ टॉपिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अब उसको तो टाइम देना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चला गया है। अब इतने ही टाइम में हमें डबल द प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो एंशिएंट अपने आप को टाइम फ्रेम दो कि ठीक है भाई 10 से 15 दिन मेरे को से एंशिएंट करना है, ठीक है। अब आपको करना कैसे, जो भी चैप्टर उठा रहे हो याद रखना उसको कंप्लीट करके छोड़ना है। आज अगर आप इस 60 डेज में 10 दिन एंशिएंट को दे रहे हो, 15 दिन एंशिएंट को दे रहे हो, डिपेंडिंग तुम्हारा कितना खत्म हुआ है, और इसके बाद भी अगर मेरा एंशिएंट नहीं हो रहा है, इसके बाद भी मेरे चैप्टर्स अगर ठीक से नहीं हो रहे, तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कैसे लर्न करना है फैक्ट्स, रिविजन कैसे करेंगे, बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का। देखो कोई भी आप टॉपिक उठाओ, ठीक है, उस टॉपिक को मल्टीपल सब टॉपिक में डिवाइड करो। सबसे पहले ये, अगर हम मिडिवल उठाते हैं, सपोज आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पता है दिल्ली सल्तनत में सब सेक्शंस है, डिवाइड करो पहले कि ठीक है दिल्ली सल्तनत का पॉलिटी हो गया, ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, से इनका आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, से इनका लिटरेरी सोर्सेज हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से ट्रैवलर्स हो गया, समझे, टर्मिनोलॉजीज हो गया। हर एक टॉपिक के पहले सब सेक्शंस को अपने सामने रखो, ठीक है। अब पढ़ना कैसे शुरू करना है, अपने सामने एक शीट ऑफ पेपर रखो या एक नोटबुक रखो। कई बार फैक्ट्स आएंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं, अब इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि पूरा मिडिवल पढ़ लोगे फिर फैक्ट्स निकालोगे, दैट इज अ टाइम वेस्ट। हाउ डू वी मेक इट स्मार्ट, आप फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हो दिल्ली सल्तनत के राजाओं की पॉलिटी, ठीक है, कौन किस पे अटैक कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, एक नोटबुक या शीट रखो, जैसे ही कोई फैक्ट आता है इसको इस शीट में नोट करके रख लो। मैंने पहले भी आपको बोला था आपको हर दिन फैक्ट्स को डेडिकेट करना है, क्योंकि फैक्ट्स ही पेपर में ज्यादातर गलत होते हैं बहुत स्टूडेंट्स के। तो देखो अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अलाउद्दीन खिलजी, तो कहां कहां पे एनेक्सेशन हुआ, किसको किसको भेज रहे, सबका यहाँ पे शीट में पढ़ रहे हो नोट कर लो, पढ़ रहे हो नोट कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, पॉलिटी आपका हो गया, ये सारी फैक्ट्स मेरे को 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा वरना भूल जाओगे, इट इज फाइन। अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन में गए, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से 2-3-4 बार पढ़ो, उसके बाद पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइज करो। अभी भी पॉलिटी में गलती हो रहा है, वापस जाके उसी समय देख के रिवाइज करो। फिर आप आर्किटेक्चर में गए, पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर को रिवाइज करो, वंस दिस इज डन, ठीक है, देखो कहां गड़बड़ हो रहा है, फिर लिटरेरी सोर्सेज में जाओ, फिर सबको वापस पढ़ो। ये तरीका है रिवीजन करने का। सबसे पहले इससे क्या हो रहा है, जब तक आप दिल्ली सल्तनत खत्म करोगे हर एक टॉपिक को आप 4 से 5 बार पढ़ चुके होगे, आपको लगता है उसके बाद भी आप पॉलिटी भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आएगा सबसे पहला रिवीजन, जब मैंने सब कुछ कर लिया, हर एक सब सेक्शन को ऑलरेडी 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं, फिर हम क्या करेंगे एक साथ रिवीजन 1 सबको एक साथ रिवाइज करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% आप भूलोगे, उससे ज्यादा नहीं भूलोगे। अगले दिन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक हम फिर से पूरा दिल्ली सल्तनत को रिवाइज करेंगे, लेकिन मुझे टाइम बहुत कम लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी इन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। यू नीड टू बी स्मार्ट। सेम विद एंशिएंट, अगर आप गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हो, डिवाइड करो सब सेक्शंस में, गुप्ता पॉलिटी, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता से आर्किटेक्चर, गुप्ता इकोनॉमी, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल इकोनॉमी हो गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स हो गया, ठीक है, जैसे जो एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट हो गया, लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, पहले इसको पढ़ो 2-3-4 बार। कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको लगता है यार ये पेपर में आता है बट हम भूल जाते हैं, इसको लिख लो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को पढ़ो, फिर आर्किटेक्चर, फिर तीनों को पढ़ो, फिर इकोनॉमी, चौथे को पढ़ो। इस तरीके से फर्स्ट रिवीजन में 90% इंफॉर्मेशन आपको पहले याद रहेगा, और जो सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे ट्रस्ट मी आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो हमें फैक्ट्स कैसे याद रखने, पहले तो पढ़ने का ये तरीका है, रिवीजन करने का यही तरीका है। सो
एक बार सबसे पहले क्या होगा, जब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके सब टॉपिक को मेरे को वहीं पे बैक टू बैक रिवाइज करना है। तो 4 से 5 बार तो मेरा फर्स्ट रिवीजन यही हो गया, फिर हम पूरे टॉपिक को एक साथ रिवाइज करेंगे, फिर एक बार मेरा रिवीजन हो गया, फिर नेक्स्ट डे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक फिर से हमने इसको रिवाइज कर लिया। आपको लगता है किसी भी टॉपिक को बैक टू बैक 7 बार पढ़ोगे और आप उसको अगले दिन भूल जाओगे? नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, आफ्टर 1 और 2 डेज फिर से हमें इसको रिवीजन करना है। लेकिन जितना ज्यादा बार हम पढ़ते रहेंगे मेरा टाइम रिवीजन का कम होते रहेगा। दिस इज हाउ यू रिवाइज, नॉट कि पहले सब पढ़ लिया फिर रिवीजन कर रहे हैं तो 90% तो भूल गए, क्योंकि जब पढ़ रहे थे तो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, ऊपर ऊपर पढ़ा, अब रिवीजन में समझ आ रहा है यार टाइम भी चला गया और मेरा कुछ हुआ भी नहीं। दिस इज द वे टू रिवाइज, ठीक है। अब फैक्ट्स कैसे लर्न करेंगे, देखो जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो अपने बगल में शीट ऑफ पेपर रख दो, उस टॉपिक का फैक्ट्स नोट करते जाओ, चाहे एंशिएंट है या मिडीवल है, ठीक है। हर दिन आपको ये फैक्ट्स को रिवाइज करना है। देखो एक दिन में डेट नहीं लर्न होगा, विच इज ऑब्वियस है ना, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल टाइम्स जो है रिवीजन करते रहेंगे। मेरे टेबल पे ऐसे 5-10 पेज ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विद एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न, जिसको हम बैक टू बैक रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। फैक्ट्स आप भूलोगे, सारे लोग भूलते हैं, बट द कंडीशन हियर इज मेरे को रिवीजन करते रहना है। तो अगर मेरे सामने कोई शीट ऑफ पेपर है, आज आपने सब कुछ पढ़ लिया, सोने के पहले मैंने क्या किया, मैंने अलाउद्दीन के डेट्स रिवाइज कर लिए, मैंने अकबर के डेट्स रिवाइज कर लिए, मैंने मिडीवल के मॉन्यूमेंट्स के डेट रिवाइज कर लिया, मैंने मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन रिवीजन कर लिया। समझे, आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि हर दिन 1 घंटा फैक्ट्स के लिए डेडिकेट होना चाहिए। अगर अभी 1 घंटा नहीं है तो हाफ एन आवर करो, हर दिन फैक्ट्स के लिए डेडिकेट होना चाहिए। और ये रिवीजन है। अभी जैसे आपने मान लो पढ़ लिया मॉडर्न इंडिया का ब्रिटिश एक्सपेंशन, फैक्ट्रीज वगैरह लर्न कर लिया, बट वो डेट हम भूलेंगे क्योंकि एक बार में इतने फैक्ट्रीज का डेट नहीं लर्न होगा। तो हाउ टू प्ले इट स्मार्ट, पढ़ते वक्त सारे फैक्ट्रीज के नाम लिख लो, जब मेरे को कभी भी टाइम मिला, दिन में 5 मिनट ब्रेक ले रहे हो, वापस से वो फैक्ट्रीज को रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपको फैक्ट्स लर्न करना है, इस तरीके से आपको रिविजन करना है। यही आपको जीआरएफ का एज दिलाएगा। अगर मेरे फैक्ट्स पीछे से हो रहे हैं, मेरा रिविजन बहुत ही ज्यादा सुपर तरीके से चल रहा है, आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पता है। देखो अर्ली मिडीवल डायनेस्टीज मुश्किल है, हाँ है, क्योंकि वो बहुत सारी स्टोरीज है, क्रोनोलॉजी है, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मुझे पेपर का ट्रेंड पता है, अगर मुझे पता है ये क्वेश्चंस कैसे फ्रेज होते हैं, तो आपको समझ आएगा पेपर में क्या पढ़ना है, क्या थोड़ा सा हमें फिल्टरिंग करनी है। तो पेपर के जो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई क्वेश्चन देख रहे हो, सोचो क्या इससे मैच द फॉलोइंग बन सकता है, क्या इससे स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है, क्या इससे क्रोनोलॉजी बन सकता है। इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाओ। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो उतने रेलेवेंट नहीं होते हैं, जो आप थोड़ा बहुत फिल्टरिंग कर सकते हो। तो बी स्मार्ट जब आप डायनेस्टीज करते हो, हर चीज रेलेवेंट नहीं है, बट रेलेवेंट क्या है, दिस वी विल कम टू नो थ्रू द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। जो पेपर में चीजें ट्रेंडिंग है, जो टॉपिक्स ट्रेंडिंग है, जो सब टॉपिक्स ट्रेंडिंग है, उसको ज्यादा अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आप करोगे, इस तरीके से अगर आप रिविजन करोगे, फैक्ट्स को लर्न करते रहोगे, तो आप नहीं भूलोगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दैट यू नो दैट यू कैन डू इट। आपको अपना पोटेंशियल याद रखना है कि ठीक है भाई 60 डेज है, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आप इस 60 डेज में ना इतिहास रचना है। हाँ कॉम्प्लिकेशंस होगा, हाँ चैलेंजिंग होगा, हाँ बहुत सारे फैक्ट्स है, बट यू आर नो लेस। तो अपना पोटेंशियल याद रखो, रिविजन फैक्चुअल लर्निंग का तरीका बहुत अच्छा रखो, बी स्मार्ट, नो द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द पेपर, एंड आपका जीआरएफ निकलेगा। हमेशा आंसर की एनालिसिस करके देखो कि भाई एनालिसिस में क्या गलतियां हो रही है, अपने मिस्टेक्स जानने की कोशिश करो। अगेन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो योर मिस्टेक्स इन द पेपर। हम कहते हैं ना अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानो, ठीक है, कि भाई मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या वीकनेस है, मेरे को कैसे पता चलेगा मेरा वीकनेस क्या है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट का पेपर दिया है से 2025 में, उसका एनालिसिस करो, ये देखो एंशिएंट से कितना गलत हुआ है, मिडीवल से कितना गलत हुआ है, मॉडर्न से कितना गलत हुआ है, कौन से ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस गलत हुए, समझे। ये देखो कि क्यों ये क्वेश्चन गलत हुआ है, व्हाई, ठीक है।
ये एनालिसिस का एक पर्सनल एनालिसिस टू सी कि मेरे नंबर कहाँ कट रहे हैं, क्यों मुझे कम मिला है। अगर तुम्हारा पेपर 1 वीक है तो पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटीग्रेट करो, इससे तुम्हें पता चलेगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में देखो कि कहाँ गलतियां हो रही, क्यों वो क्वेश्चंस गलत हो रहे, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे। ये पर्सनल एनालिसिस से आप अपने मिस्टेक्स को जान पाओगे और यही है जो आपको जेआरएफ तक एज देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे लिए क्या वर्क नहीं कर रहा है और हम फिर उन्हीं गलतियों को वापस से दोहराते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा जेआरएफ रह जाता है। तो एनालाइज फॉर योरसेल्फ थ्रू मॉक टेस्ट, थ्रू टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, थ्रू जो आपने आंसर की एनालिसिस किया, देखो कि कहाँ गलतियां हो रही हैं और उसके बाद बी क्लियर, ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे हमेशा गलत होते हैं। तो यहाँ पे गाइज यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, यू नीड टू बी ऑन योर टोज, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ 100,000%, क्योंकि टाइम कम है और यही टाइम में आपको इतिहास रचना है। यू कैन डू एनीथिंग, just be very clear with your goals, with your agendas, with your plan, with your timetable, and you will definitely clear the paper. Thank you so much.